नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत सर्वोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा खजुराहो का पिक, जिसे आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये आज चर्चा में क्यों है। मैं आप लोगों से डिटेल में चर्चा करूंगा कि आज के हमारे इस टॉपिक में खजुराहो क्यों चर्चा में है, खजुराहो का इतिहास क्या रहा होगा और खजुराहो की स्थापत्य कला से संदर्भ में मुख्य बिंदु कौन से हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखिएगा, खजुराहो, हमें जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर मित्रों एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है छतरपुर। इस छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिरों की श्रृंखला है। मैं आप लोगों से ये भी जानकारी शेयर कर देता हूं कि इसका इतिहास क्या रहा था। जब हम लोग 850 ईस्वी की बात करते हैं तो मध्यकाल के अंदर चंदेल शासकों का शासन रहा था, चंदेल शासक। और चंदेल शासकों में मित्रों एक राजा हुए थे जिनका नाम था चंद्रवर्मन। चंदेल वंशी शासक चंद्रवर्मन के द्वारा इस खजुराहो नगर को बसाया गया था और यह खजुराहो चंदेल वंशी शासकों की प्रथम राजधानी रहा था। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, यहाँ पर जो मंदिरों की श्रृंखला है वो लगभग 300 से 400 वर्षों तक लगातार जारी रही है और 12वीं शताब्दी तक मंदिर लगातार यहाँ पर बनते रहे हैं। जैसे ही 12वीं शताब्दी तक मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया तो उसके बाद से चंदेल वंशी शासकों की जो राजधानी थी वो यहाँ खजुराहो के चेंज होके महोबा कर दी गई। यह चंदेल वंशी शासकों की दूसरी राजधानी कहलाएगी। पहली राजधानी में खजुराहो का नाम आता है और दूसरी राजधानी में महोबा का नाम आता है। जैसे ही मंदिरों का निर्माण हो गया उसके बाद चंदेल वंशी शासकों ने अपनी राजधानी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मैं आज की इस थीम में खजुराहो का विषय क्यों लाया हूं उसकी बात सबसे पहले कर लेता हूं कि आज चर्चा का विषय क्यों है। मित्रों, आपको जानकारी होगी एक वैश्विक संगठन है जिसका नाम है G20। इस G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल होने वाले हैं, ये 9 से 10 सितंबर महीने में 2023 भारत में आयोजित होने वाला है। और इस सितंबर महीने की 9 और 10 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उससे पहले भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर इसकी कार्यकारी समिति की मीटिंग्स आयोजित हो रही है। और उस कार्यकारी समिति की मीटिंग में जो पहला डिस्ट्रिक्ट चुना गया है मित्रों वो खजुराहो है, जहां पर 22 फरवरी यानी कल से और आगे 25 फरवरी तक ये मीटिंग जारी होने वाली है। इसकी जो अगली मीटिंग रखी जाएगी मित्रों वो उड़ीसा के अंदर जगह का नाम है भुवनेश्वर। और इसकी मित्रों जो तीसरी मीटिंग रखी जाएगी वो कर्नाटक के अंदर जगह का नाम है हम्पी। ये 3 मीटिंग के स्थान फिक्स कर दिए गए हैं। चौथी मीटिंग का स्थान अभी तक निश्चित भारत सरकार के द्वारा किया गया नहीं है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताऊं, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार का जो मित्रों संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे भारत की सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में, उसके रहन सहन और रीति रिवाजों के बारे में, उसके खान पान के बारे में पूरे विश्व को अवगत करवाने के लिए ये मीटिंग्स भारत के विरासत स्थलों में प्रमुख शहरों के अंदर आयोजित की जा रही है। उसके अंदर जो मीटिंग पहली आयोजित हो रही है मित्रों वो कल से प्रारंभ हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिला है और वहां पर खजुराहो के प्राचीन वैभवशाली मंदिर बने हुए हैं, वहां पर ये मीटिंग आयोजित हो रही है। तो इसलिए मित्रों मैं आज आप लोगों से इस खजुराहो के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। एक नजर में आपको G20 जो देश हैं उन देशों के बारे में बता देता हूं कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, G20 से साफ ये बात झलकती है कि इसमें सदस्य देशों की संख्या 20 है और हम लोग भी इसमें, भारत भी इसमें शामिल है। आप लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करोगे मित्रों तो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 इसके सदस्य देश होंगे।
आप लोग नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करोगे तो ब्राजील और अर्जेंटीना इसके सदस्य देश होंगे। उसके बाद जब हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट में चले जाते हैं तब यहां पे हम लोग यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन 4 देशों का नाम पाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग आगे एशिया की तरफ बढ़ते हैं तब रसिया, तुर्की, भारत, चाइना, सऊदी अरब, इन देशों के नाम आएंगे। अफ्रीका महाद्वीप का मित्रों केवल एक ही देश इसमें शामिल है G20 में, और उसका नाम है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मित्रों बात करते हो तो ऑस्ट्रेलिया देश एक ही होगा उसमें। और उसके बाद भारत के दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है हमारा, जहां पर मसाला द्वीप वगैरह पाए जाते हैं, और वहां पर जो इंडोनेशिया है वो इसका सदस्य देश होगा। इसके बाद एशिया का ही देश मित्रों जापान और साउथ कोरिया इसके सदस्य देश होंगे। इसके अलावा कुछ गेस्ट कंट्रीज भी इसमें शामिल किए गए हैं, उनके नाम भी आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में। आप लोग गूगल के माध्यम से नॉर्वे, नीदरलैंड, इधर से आप सिंगापुर का नाम देख पा रहे होंगे, इधर से आप नेपाल का नाम, गुइनिया का नाम देख पा रहे होंगे। ये इसके गेस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसमें मित्रों जो ये ईयू है, ईयू अपने आप में यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं, इसमें 27 राज्यों का समूह शामिल होता है। 27 राज्य मिलकर ईयू का निर्माण करते हैं, वो भी इसका सदस्य देश है। इस प्रकार टोटल ये 20 कंट्रीज हैं, और इसके अलावा कुछ इसके गेस्ट कंट्रीज भी हैं। वो सभी देशों के शासनाध्यक्ष भारत आने वाले हैं 9 से 10 सितंबर को 2023 में, और पूरा भारत दिल खोलकर उनका स्वागत करेगा और हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है उसके बारे में उनसे रूबरू करवाएगा। अब मित्रों में जो आज की मीटिंग होने जा रही है खजुराहो में, उस खजुराहो के इतिहास और उसके वैभवशाली गौरव पर आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से कौन कौन सी अच्छी जानकारियां मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देते हैं। देखिएगा, खजुराहो एक तो हम मित्रों इसके इतिहास की बात कर लेंगे, और दूसरा इसके स्थापत्य को लेकर के चर्चा कर लेंगे। इतिहास की बातें मैंने आपको बता ही दी है। 2-3 बातें विशेष करके एग्जाम में प्रश्न बनाती है। पहला कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण कौन से वंश के शासकों के द्वारा किया गया था, तो याद रखना है चंदेल वंश के शासकों के द्वारा। खजुराहो मंदिरों का निर्माण का समय क्या रहेगा, तो 850 ईस्वी से लगाकर 1050 ईस्वी तक इसके मंदिरों का निर्माण होगा। चंदेल शासकों में खजुराहो नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, तो उसमें नाम आएगा चंद्रवर्मन द्वारा। खजुराहो नगर बसाया गया था और उसे चंदेलों की प्रथम राजधानी घोषित किया गया था। जैसे ही मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तो उसके बाद चंदेलों की दूसरी राजधानी मित्रों किसे बनाया गया था, तो जगह का नाम आता है महोबा, उसका नाम ध्यान रखना है हम लोगों को। निर्माण कार्य के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राचीन इतिहास में वो कौन कौन से विदेशी राइटर होंगे, विदेशी लेखक होंगे जिन्होंने खजुराहो का अपने लेखन शैली में वर्णन किया है, उन पर ध्यान दीजिएगा कि इस खजुराहो का वर्णन कहां कहां किया गया है। तो 3 प्रमुख वर्णन मिलते हैं खजुराहो के प्राचीन लेखन में। तो सबसे पहले मित्रों, आप लोग जब भारत में वर्धन वंश को सुनते हैं, वर्धन वंश का दूसरा नाम मित्रों पुष्यभूति वंश भी हम लोग कह सकते हैं। इस पुष्यभूति वंश की स्थापना मित्रों प्रभाकर वर्धन ने की थी। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, बड़े का नाम राज्यवर्धन और छोटे का नाम हर्षवर्धन हुआ। आपको जानकारी इस बात की होगी, हर्षवर्धन का समय भारत में 606 से लगाकर 646 ईस्वी रहा था। इस समय एक चीनी यात्री मित्रों बौद्ध धर्म की अपनी लालसा को शांत करने के लिए, बौद्ध धर्म की बातों को और ज्यादा नजदीक से देखने के लिए भारत की यात्राओं पर होगा, और उस चीनी यात्री या चीनी लेखक का नाम है मित्रों हेनसांग। और हेनसांग के द्वारा जो अपना यात्रा वृतांत लिखा गया था उसका नाम है सीयूकी। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये हेनसांग का ग्रंथ सीयूकी
प्राचीन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से वह पहला ग्रंथ होगा जिसमें खजुराहो का उल्लेख मिलता है। तो पहली बात तो जानकारी में यह शामिल करिएगा। दूसरी जानकारी कहां से मिलती है वो देखिएगा। जब हम लोग मित्रों फारसी इतिहास लेखन की बात करते हैं तो फारसी इतिहास लेखन में एक राइटर का नाम सुनते हो मित्रों, अल बरूनी। और इस अल बरूनी के द्वारा मित्रों 1022 ईस्वी में अपने साहित्य में, अपने लेखन में इस खजुराहो का नाम जिक्र मिलेगा, उल्लेख मिलेगा। और तीसरा नाम मित्रों एक अफ्रीकी राइटर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनको गानों में भी गाया गया है, इब्न बतूता, हाथ में जूता, ऐसे गाने आप लोगों ने सुने होंगे। तो एक अफ्रीकी राइटर है, अफ्रीकी इतिहास लेखक है जिनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, इस इब्न बतूता नामक राइटर ने भी मित्रों खजुराहो का अपने लेख में शामिल किया है। तो तीन जानकारियां हम लोगों को ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, मैं एक बार वापस बता देता हूं। सबसे पहला, हर्ष महान के समय में मित्रों एक चीनी यात्री भारत आएगा जिसका नाम हेनसांग है और उनके ग्रंथ का नाम सीयूकी होगा। तो सीयूकी में पहला वर्णन मिलेगा। उसके बाद दूसरी बात आप लोगों ने लिखी, फारसी साहित्य के अंदर राइटर का नाम है अल बरूनी, उन्होंने 1022 में अपने लेखन में उनका नाम लिखा। और तीसरा जो अफ्रीकी लेखक है जिसका नाम है इब्न बतूता, इन्होंने अपने लेख के अंदर उनको शामिल किया है। तो ये तीन बातें हम लोगों को जानकारी रखनी है कि खजुराहो के नाम का उल्लेख कहां कहां मिलता है इतिहास लेखन के अंदर। अब हम लोग मित्रों बात करते हैं इस खजुराहो की स्थापत्य शैली को लेकर। खजुराहो मंदिरों की स्थापत्य कला, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, 12वीं शताब्दी तक जब मंदिरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था तो उस समय मंदिरों की कुल संख्या लगभग 85 थी। और वर्तमान में बिना रख रखाव के अभाव में इन मंदिरों की संख्या 25 रह गई है। दुर्भाग्य है भारतीय पुरातत्व का कि हम लोग लगातार हमारी संस्कृति को हास के कगार पर देखते हैं और इनका पूर्ण रूप से पुरातत्व स्थलों का रखरखाव और मेंटेनेंस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। 12वीं शताब्दी में 85 मंदिर थे और आज की डेट में केवल और केवल जो मंदिर बचे हैं 25 मंदिर हैं मित्रों। इसमें सर्वाधिक मंदिर हैं जो भगवान विष्णु के देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या 8 है। और उसके बाद मित्रों भगवान शिव के मंदिर देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या 6 है। मैं आप लोगों को इस मंदिरों के बारे में जो बड़े एग्जामों के दृष्टिकोण से स्थापत्य कला के प्रश्न आते हैं उन पर आपका ध्यान ले जाता हूं। वो बातें कौन कौन सी, उनको ध्यान से गौर से सुनिएगा। सबसे पहले जो मित्रों ये मंदिर है ये सभी नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली, आप लोगों ने मंदिर स्थापत्य शैलियों के बारे में सुना होगा। आप लोग पंचायतन शैली के बारे में, नागर शैली के बारे में अलग अलग शैलियां पढ़ते हो। तो नागर शैली के मंदिर हैं खजुराहो के। अब नागर शैली के मंदिरों की खास विशेषता क्या है वो सुनिए। सबसे पहले नागर शैली के मंदिरों की विशेषता ये होगी कि एक बड़ा सा चबूतरा होगा और चबूतरे पर संपूर्ण मंदिर बना हुआ होगा। संपूर्ण मंदिर का निर्माण एक बड़े से चबूतरे पर किया जाएगा। ठीक, एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, इन मंदिरों के भीतर जो शिखर होंगे वो वक्राकार आकृति के होंगे। वक्राकार, जिसको आप लोग इंग्लिश में जिगजैग बोलते हैं। जिगजैग आकार के या वक्राकार आकार के शिखर बने हुए होते हैं इन मंदिरों के, जो नागर शैली के मंदिरों की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, इन मंदिरों में मित्रों मंडप बने हुए होते हैं और मंडप को आप लोग साधारण भाषा में प्रवेश द्वार कह सकते हैं। प्रवेश द्वार, और इन प्रवेश द्वारों पर एक नागर शैली के मंदिरों की बहुत बड़ी विशेषताएं होती है कि इन पर मूर्तियां अंकित होती है मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी यमुना की, यानी मगरमच्छ पर बैठी हुई गंगा और कुर्म यानी कछुए पर बैठी हुई यमुना, उन नदियों की आकृतियां अंकित होती है प्रवेश द्वारों पर। और उन प्रवेश द्वारों को मित्रों क्या कहा जाता है? मंडप।
मंडप के बाद मित्रों यहाँ पर महामंडप होते हैं। महामंडप क्या होते हैं? तो मंदिरों के अंदर बड़े बड़े बरामदे होंगे, बड़े हॉल होंगे, इन बड़े हॉलों को महामंडप कहा जाता है। इनके बाद अर्ध मंडप भी होते हैं। अर्ध मंडप को मित्रों छोटे छोटे हॉल कहा जाता है, छोटे छोटे कमरे कहा जाता है। और जहां पर मंदिर की मेन मूर्ति, मुख्य मूर्ति होती है मित्रों, उन्हें गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह ये नागर शैली के मंदिरों की मोटी मोटी विशेषताएं हैं जो हम लोगों को 3-4 लाइनों के माध्यम से ध्यान रखनी है। चबूतरा होगा, चबूतरे के ऊपर पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ होगा। मंदिर शिखर युक्त होंगे, सपाट छतों के मंदिर नहीं होते। आप लोग जब दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषताएं देखते हैं मित्रों, तो वहां पर सपाट छतों के मंदिर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मंदिर जितने भी होंगे मित्रों, वो शिखर युक्त मंदिर होंगे, शिखर युक्त मंदिर। और एक और मैं प्रश्न आप लोगों को याद दिलवा दूं, भारत में शिखर युक्त मंदिर का जो पहला उदाहरण है वो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। याद रखना वो भी। जब आप लोग मित्रों गुप्त काल की जानकारियां लेते हो, गुप्त काल पढ़ते हो और गुप्त काल के स्थापत्य कला को पढ़ते हो, तो मित्रों आप लोग उत्तर प्रदेश जाओगे और उत्तर प्रदेश में मित्रों जगह का नाम है देवगढ़। और इस देवगढ़ में मित्रों भगवान विष्णु के 10 अवतारों का एक ही साथ जिक्र किया हुआ है, उसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहते हैं। ये प्राचीन भारत के अंदर शिखर युक्त मंदिर का प्रथम उदाहरण देखने को मिलता है, जिसके मंदिर के शिखर बना हुआ है। बाकी सभी मंदिरों की छतें कैसी होती थी? सपाट। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद रखना है। ये वही जगह है देवगढ़ जिसको आप लोग झांसी के रूप में पढ़ते हो। झांसी, ये झांसी वाला एरिया और देवगढ़ वाला एरिया एक ही है, जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त कालीन मंदिरों की बड़ी विशेषता है। ये मंदिर याद रखना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको विशेषताएं बता रहा था नागर शैली के मंदिरों की। चबूतरा होगा, शिखर होगा, वक्राकार शिखर होगा। वक्राकार शिखर का मतलब ऐसे जिग-जैग आकृति में। मंडप का मतलब प्रवेश द्वार होता है। महामंडप का मतलब बड़े बड़े हॉल होते हैं। अर्ध मंडप का मतलब छोटे छोटे हॉल या छोटे कमरे होते हैं। ये नागर शैली के मंदिरों की बड़ी विशेषता है जो यहाँ खजुराहो में हमें देखने को मिलती हैं। और क्या विशेषताएं खजुराहो की वो देखिएगा। यहाँ के मंदिर मुख्य रूप से मनुष्य के, आप लोग मित्रों मनुष्य के जीवन के 4 लक्ष्य सुनते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। और यहाँ के जो मित्रों मंदिर है वो मनुष्य के जो विशेष काम भावना है, उस काम भावना के ऊपर बनाए गए हैं। आप लोग दैनिक जीवन में ऐसा बहुत कम पाते होंगे जब किसी मंदिरों के अंदर ऐसी काम भावना को लेकर, ऐसी नग्नता को लेकर दीवारों पर मूर्तियां लगाई गई होगी। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि वहां की तत्कालीन जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी अनुमति के बिना ऐसी मूर्तियां मंदिरों में लग गई होगी। दूसरा मैं यूं कह दूं कि वो तत्कालीन जो शासक या राजा रहे होंगे उनकी अनुमति के बिना भी वहां पर मूर्तियां लगाना संभव नहीं रहा होगा। तो ऐसा क्या रहा होगा, या तत्कालीन समय की हम लोग मित्रों यूं बातें कर लें कि ऐसी क्या विडंबनाएं रही होगी कि उस खजुराहो के मंदिरों के अंदर जो काम क्रीड़ा की मूर्तियां हैं वो विशेष रूप से देखने को मिलती है। वो यहाँ की मंदिरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं आपको जीके की दृष्टि से एक जानकारी एक ये भी बता दूं कि जो हमारा मित्रों यूनेस्को है, यूनेस्को जैसे आप लोग यूएनओ की एक ब्रांच मानते हैं, और इस यूनेस्को का मित्रों जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। और इस यूनेस्को के द्वारा मित्रों विश्व धरोहर स्थलों की सूची जाहिर की जाती है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची जारी की जाती है। और आपको जानकारी बताऊं, 1986 में 1986 के अंदर यूनेस्को द्वारा इन खजुराहो के मंदिरों को इस विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। बावजूद उसके भी
मैं एक और बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि वर्तमान के अंदर सांस्कृतिक और औद्योगिक पैमाने की बात करूं जो वैश्विक जीडीपी है उसमें इसका 3.1% योगदान है। और दूसरी तरफ मैं ये बताना चाहूं कि इन सांस्कृतिक धरोहरों से जो हमें रोजगार की मात्रा है वो मित्रों 6.2 है। तो कहां जीडीपी आपका 3.1% और कहां जो आपका रोजगार का परसेंट है जो जस्ट इससे दुगना। इसका अर्थ ये हुआ कि यूनेस्को और हमारी जो भारत सरकार है इसके द्वारा लगातार ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि इन विश्व विरासत सूची के स्थलों को लंबे समय तक हम लोग सहेजें। हम आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश देकर जाएं कि जिस तरह से इन विरासत स्थलों को हमने सहेजा है वो भी आपकी एक विरासतें हैं, आप भी उसको ऐसे ही सहेजें और आप भी अगली वाली पीढ़ियों के लिए उनको सौंप कर जाएं, उनके लिए एक पैमाना एक मानचित्र खड़ा करके जाए कि हमारे संस्कृतियों में ऐसी भावनाएं, ऐसी मात्राएं, ऐसी उपलब्धियां जीवित रही थी जिनको हम संजोए रखें। ठीक, तो एक तो ये बात होगी। तीसरी मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि वर्तमान के अंदर जो खजुराहो की स्थापत्य कला है इसका और कहां प्रमाण मिलता है, यानी जो वर्तमान की और भी मूर्ति कला अलग अलग भारत में मिलती है, पाई जाती है, वो खजुराहो से और कहां संबंधित है। जैसे सबसे पहले मैं मित्रों उदाहरण राजस्थान का लेता हूं। राजस्थान के अंदर मित्रों आप लोग बाड़मेर का नाम सुनते हो। बाड़मेर में मित्रों एक जगह का नाम है किराड़ू, और इस किराड़ू के अंदर जो मंदिर पाए जाते हैं मित्रों वो नकल है, कॉपी है इस खजुराहो। करूं मित्रों, एक बिहार के अंदर पटना जगह है और पटना में जगह का नाम है दीदारगंज। दीदारगंज पटना बिहार। दीदारगंज से मित्रों एक चंवर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। चंवर धारिणी यक्षिणी की मूर्ति। आप लोगों के लिए शायद ये कुछ बातें अजीब सी लग रही होगी। यक्ष और यक्षिणी क्या होती है मैं आप लोगों को बता दूं। जिस प्रकार से देवता हैं, जिस प्रकार से राक्षस हैं, उसी प्रकार से ऋषि मुनियों को यज्ञ में सहायता देने के लिए, यज्ञ में सहयोग करने के लिए विशेष प्रकार के योनि के लोग हुआ करते थे, उन्हें यक्ष और यक्षिणी कहा जाता है। उस यक्षिणी ने अपने हाथ में चंवर ले रखा था। चंवर क्या होता है, जब कोई राजा बैठता है तो उसके दोनों तरफ कोई दो सेविकाएं ऐसे हाथ में ऐसे मक्खियां उड़ाने के लिए, हवा देने के लिए ऐसे घुमाती रहती है। आप लोगों ने लोकगीतों के अंदर भी सुना होगा कि रामदेव जी जब चलते थे तो हरजी भाटी नाम के आदमी उनके दोनों तरफ चंवर ढोड़ा करते थे। हरजी भाटी चंवर ढोड़े, ऐसा आप लोग गानों में सुनते थे। तो वो चंवर हाथ में लिया हुआ है, चंवर धारिणी यक्षिणी है, उसकी मूर्ति मित्रों दीदारगंज से प्राप्त हुई है। दुर्भाग्य कहो सौभाग्य कहो वो मूर्ति पूर्ण रूप से नग्न है, और उस नग्नता का पैमाना वो मूर्तिकार बनाने वाला ही जाने कि उस समय में ऐसी क्या विडंबना रही होगी कि देवताओं या ऋषि मुनियों को यज्ञ करने के समय में जो यक्ष और यक्षिणियां हैं उनको भी ऐसे रूप में दिखाया गया है। ये तो बातें इस खजुराहो के संदर्भ में हुई। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि ये खजुराहो के विशेष जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। आपके कुछ प्रश्न हो इस खजुराहो की स्थापत्य कला के बारे में, खजुराहो के इतिहास के बारे में, वर्तमान में जो G20 समिट हो रही है उसके बारे में, तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब निश्चित समय पर दे पाएं। धन्यवाद। जय हिंद।